आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने डार्क वेब पर सबसे खतरनाक वेबसाइट बनाई। एफबीआई उसे पकड़ने के लिए सालों तक उसके पीछे लगी रही। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है एफबीआई की जांच की, भ्रष्ट एजेंट्स की, प्रोफेशनल किलर्स को हायर करने की, धोखे की और ऐसे प्लान्स की जिन पर यकीन करना मुश्किल है। उस लड़के का नाम है रॉस उल्ब्रिच। वो टेक्सास में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। पढ़ाई में तेज था, स्वभाव से सीधा साधा और अपने परिवार के बहुत करीब। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे एक अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही सीधा साधा लड़का डार्क वेब की सबसे खतरनाक वेबसाइट बनाएगा। रॉस की कहानी शुरू हुई जब उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने कई बार बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। इन नाकामियों के बावजूद उसके दिमाग में सालों से एक अजीब सा आइडिया घूम रहा था, एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाने का जहां कोई भी चीज़ बेची जा सके, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी लॉ के, यहां तक कि ड्रग्स भी। लेकिन यह आइडिया सिर्फ पैसों के लिए नहीं था। रॉस के प्रिंसिपल्स अलग थे। वो मानता था कि एब्सोल्यूट फ्रीडम हर इंसान का हक है। उसके हिसाब से सरकार को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रॉस अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में बहस करता था। जब कोई उससे कहता कि ड्रग्स शरीर और समाज के लिए खतरनाक है, तो उसका जवाब हमेशा तैयार रहता। अगर अल्कोहल और फास्ट फूड को कोई रोक नहीं सकता, जबकि वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो ड्रग्स पर पाबंदी क्यों? रॉस की नज़र में हर चीज़ ओपनली अवेलेबल होनी चाहिए। इंसान को खुद ये तय करने का हक होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। यही सोच उसके उस बड़े सपने से जुड़ी थी, एक ऐसी वेबसाइट बनाने का सपना जहां सब कुछ बिना रोक टोक बेचा जा सके। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो ये काम खुलेआम करेगा तो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। फिर एक दिन रॉस को डार्क वेब के बारे में पता चला। उसे एहसास हुआ कि ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। यहाँ की वेबसाइट्स को ना सरकार देख सकती है और ना ही किसी की असली पहचान सामने आती है। ये एक ऐसी छुपी हुई दुनिया थी जहां रॉस और उसके कस्टमर्स दोनों की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बाकी थी, पेमेंट। उस समय तक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड नहीं था जिसे गवर्नमेंट ट्रैक ना कर सके। यही वजह थी कि रॉस बार बार अपने सपने को रोकने पर मजबूर हो रहा था। फिर आया साल 2010 और दुनिया ने देखी एक नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन। इसी टेक्नोलॉजी के साथ सामने आई एक नई डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन। आज भले ही हर कोई बिटकॉइन के बारे में जानता है, लेकिन उस समय 2009 और 2010 में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। जैसे ही रॉस ने बिटकॉइन के बारे में सुना, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब उसे यकीन हो गया कि उसका सपना सच हो सकता है। बिटकॉइन ऐसा डिजिटल करेंसी था जिसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता था। इसके तुरंत बाद रॉस ने अपने बेडरूम से ही अपनी वेबसाइट पर काम शुरू कर दिया। उसने उसका नाम रखा सिल्क रोड। रॉस ने साइट बनाते वक्त बहुत सावधानी बरती। रॉस नहीं चाहता था कि कोई भी ये जाने कि इस साइट को किसने बनाया है। इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो ये सब अकेले करेगा। वो किसी को हायर नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसकी पहचान सामने आने का खतरा था। सिर्फ एक इंसान था जिससे उसने इस बारे में बात की, उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया। जूलिया डरी हुई थी, लेकिन रॉस ने उसे समझाया कि डार्क वेब के टॉर ब्राउज़र और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ पूरी तरह छुपा रहेगा और कोई भी उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। रॉस के पास वेबसाइट प्रोग्रामिंग का कोई अनुभव नहीं था। उसने सैकड़ों घंटे डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग सीखने में लगा दिए। इस दौरान उसे कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उसने आखिरकार 2011 की शुरुआत में सिल्क रोड का पहला वर्किंग वर्जन तैयार कर लिया। एक मज़ेदार बात यह थी कि रॉस को एक मशहूर टीवी सीरीज़ ब्रेकिंग बैड बहुत पसंद थी। इस सीरीज़ का मुख्य पात्र वॉल्टर व्हाइट एक केमिस्ट्री टीचर था जिसे कैंसर हो जाता है। अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान होकर वॉल्टर अपनी केमिस्ट्री नॉलेज का इस्तेमाल मैथ बनाने के लिए करता है, जो कि एक खतरनाक ड्रग है। धीरे धीरे वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर्स में से एक बन जाता है। रॉस भी अपने पसंदीदा कैरेक्टर की तरह एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहा था। फर्क बस इतना था कि वो ये सब असल दुनिया में कर रहा था। जब रॉस ने अपनी वेबसाइट तैयार कर ली तो उसे एहसास हुआ कि साइट पर बेचने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स भी चाहिए। इसलिए उसने खुद पहला सेलर बनने का फैसला किया। इसके लिए उसने एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा वेयरहाउस किराए पर लिया और वहाँ एक छोटा सा गार्डन बनाया।
उसी गार्डन में उसने मैजिक मशरूम्स उगाना शुरू किया। ये एक ऐसी ड्रग थी जिसका असर हैश जैसा होता है। यही सिल्क रोड पर बेचा जाने वाला पहला प्रोडक्ट बना। अब अगला चैलेंज था वेबसाइट को प्रमोट करना। लेकिन समस्या ये थी कि सिल्क रोड डार्क वेब पर थी, जहां फेसबुक या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशन करना नामुमकिन था। इसलिए रॉस ने एक अलग रास्ता अपनाया। वो ड्रग्स से जुड़े फोरम्स पर जाने लगा और वहां जाकर अपनी वेबसाइट का प्रचार करने लगा, लेकिन एक खास स्ट्रैटेजी के साथ। वो कभी खुद को सिल्क रोड का डेवलपर नहीं बताता। इसके बजाय वो एक आम बायर बनकर पोस्ट लिखता, अरे मुझे डार्क वेब पर सिल्क रोड नाम की साइट मिली है जहां ड्रग्स बेची जाती हैं। ये लिंक है, क्या मुझे इससे कुछ खरीदना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी रॉस ने जानबूझकर बनाई थी। उसे पता था कि क्यूरियोसिटी यूजर्स को खुद ब खुद साइट तक खींच लाएगी, और उसकी ये स्ट्रैटेजी सच में काम कर गई। थोड़े ही समय में सिल्क रोड पर लोग आने लगे और ऑर्डर्स भी मिलने लगे। क्लाइंट्स बिटकॉइन में पेमेंट करते और डिलीवरी एड्रेस डालते। अब सवाल ये था, रॉस ये ऑर्डर्स शिप कैसे करता था? सबसे पहले वो मशरूम्स को फूड बैग्स में पैक करता, फिर वैक्यूम सीलर से सारी हवा निकाल देता। उसके बाद उस पैकेट को एक मजबूत एनवलप में डालकर लेबल और पोस्टेज स्टैंप लगाता और पार्सल को पोस्ट कर देता। कभी कभी वो ऑर्डर्स को किताबों या डीवीडी केसेस के अंदर छुपाकर भेजता ताकि पार्सल एकदम नॉर्मल लगे। वहीं क्लाइंट्स भी अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेक नेम्स और ऐसे एड्रेसेस इस्तेमाल करते जहां से वो आसानी से डिलीवरी उठा सकें। ये सारी ट्रिक्स खुद रॉस अपनी वेबसाइट पर रिकमेंड करता था। ऑर्डर्स इतनी तेजी से बढ़ने लगे थे कि रॉस अब रोजाना शिपमेंट्स कर रहा था। उसकी एक्साइटमेंट तब और बढ़ गई जब दूसरे लोग भी सिल्क रोड पर अपनी आइटम्स बेचने लगे। धीरे धीरे वेबसाइट पर तरह तरह की ड्रग्स उपलब्ध हो गईं, जिससे और भी ज्यादा क्लाइंट्स आकर्षित होने लगे। रॉस हर सेल ट्रांजैक्शन पर 6% कमीशन लेता था। कुछ ही महीनों में ऑर्डर्स इतने बढ़ गए कि उसकी इनकम दसियों हजार डॉलर तक पहुंच गई। इस तेजी से बढ़ते बिजनेस को देखकर रॉस ने मशरूम्स बेचने का काम छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान वेबसाइट के मैनेजमेंट और उसकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने पर लगा दिया। लेकिन सिल्क रोड की सबसे बड़ी समस्या थी ट्रस्ट। सेलर्स और बायर्स दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसी वजह से रॉस ने वेबसाइट पर एक रिव्यू सिस्टम जोड़ा। यहाँ बायर्स सेलर्स के लिए और सेलर्स बायर्स के लिए फीडबैक छोड़ सकते थे। धीरे धीरे इस सिस्टम से दोनों के बीच भरोसा बनने लगा। रॉस ये सब अकेले संभाल रहा था। वो खुद सीखा हुआ था, कोई प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर नहीं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे वक्त और मेहनत दोनों लगते, लेकिन वो रुका नहीं। दिन रात काम करता रहा क्योंकि उसे दिख रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। पर जितना रॉस इस ग्रोथ को देखकर खुश था, उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया उतनी ही परेशान थी। जूलिया ऑर्डर्स की बढ़ती संख्या को देखकर डरने लगी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब वेबसाइट पर सिर्फ सामान्य ड्रग्स ही नहीं, बल्कि हार्ड ड्रग्स भी बिकने लगी थी, जैसे हेरोइन, जिनसे किसी की जान भी जा सकती थी। जूलिया कई बार रॉस से पूछती, अगर कोई ओवरडोज ले ले तो, या अगर कोई सेलर ड्रग्स के साथ डेंजरस केमिकल्स मिला दे तो। रॉस उसे भरोसा दिलाता, यही वजह है कि मैंने रिव्यू सिस्टम बनाया है। अगर कोई सेलर खराब ड्रग्स बेचेगा तो उसे बैड रिव्यू मिलेगा और कोई उससे दोबारा नहीं खरीदेगा। जूलिया ने पलट कर कहा, हाँ, लेकिन अगर बायर मर ही गया तो रिव्यू कौन देगा? रॉस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस जूलिया को शांत करने की कोशिश की और वापस अपने काम में लग गया। अब सिल्क रोड सिर्फ डार्क वेब तक सीमित नहीं रह गई थी। इसकी चर्चा अब तेजी से फैलने लगी थी। न्यूज़ आर्टिकल्स, अखबारों की हेडलाइंस और यहाँ तक कि टीवी चैनल्स तक पर इस वेबसाइट का जिक्र होने लगा। ये मीडिया कवरेज सिल्क रोड के लिए किसी बूस्टर से कम नहीं थी। नए यूजर्स और बायर्स का तांता लगने लगा था। लेकिन जहां एक तरफ साइट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर रॉस पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। सिल्क रोड को अकेले मैनेज करना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन जैसा था। अगर ये कोई नॉर्मल बिजनेस होता तो अब तक एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए गए होते, लेकिन ये कोई साधारण वेबसाइट नहीं थी। ये थी सिल्क रोड, एक ऐसी छुपी हुई दुनिया जहां किसी पर भरोसा करना खतरनाक था। फिर एक दिन रॉस की सुबह एक चौंकाने वाली घटना के साथ शुरू हुई। जब उसने साइट खोली तो वहां एक नया प्रोडक्ट लिस्टेड दिखा। किसी बायर ने साइट पर गन बेचने के लिए पोस्ट डाली थी। रॉस पहले तो शॉक में था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद से कहा, गन तो अमेरिका में वैसे भी हर जगह बिकती है, अगर ये यहां बिके तो इसमें गलत क्या है? लेकिन जूलिया इस बार फिर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने सीधा सवाल किया, कोई इंसान छुपकर गैर कानूनी तरीके से गन क्यों खरीदेगा? सोचो, वो उसका क्या करेगा? जूलिया का डर बिल्कुल साफ था।
वो इसे किसी बड़े खतरे का इशारा मान रही थी। इस बार उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि जूलिया गुस्से में घर छोड़कर अपनी दोस्त एरिका के पास चली गई। जूलिया की हालत देखकर एरिका ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? जूलिया ने पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। रॉस की साइट, ड्रग्स, इलीगल डील्स, सब। लेकिन अगले ही पल जूलिया को अपने कहे पर पछतावा हुआ। उसने एरिका से वादा लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। एरिका ने भी उसे भरोसा दिला दिया, कम से कम उस वक्त के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रॉस अपने फेसबुक फीड पर स्क्रॉल कर रहा था जब उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी और उसका खून जम गया। एरिका ने पब्लिक पोस्ट में लिखा था, मुझे यकीन है कि अथॉरिटीज़ को उस ड्रग्स वेबसाइट के बारे में जानकर बेहद खुशी होगी जिसे रॉस उल्ब्रिस्ट चला रहा है। रॉस की आंखें सन्न रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसकी रगों में बर्फ भर दी हो। वो तुरंत जूलिया के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, एरिका को यह सब कैसे पता चला? जूलिया कुछ देर तक चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए सच बता दिया। ये राज उसी ने अपनी दोस्त एरिका को बताया था। रॉस जूलिया पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। उसने फौरन एरिका को कॉल किया और पोस्ट हटाने की भीख मांगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया एरिका? एरिका ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारी वेबसाइट से ड्रग्स खरीदी थी और उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। रॉस हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत उसे मनाने की कोशिश की। देखो, अगर तुम सीधा मुझसे कह देती तो मैं ये मसला हल कर देता। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता, तुम्हें ट्रस्टेड सेलर्स बता देता, बल्कि तुम्हें जो चाहिए होता मैं फ्री में दे देता। बस ये पोस्ट डिलीट कर दो। कुछ देर की बहस के बाद आखिरकार एरिका मान गई और उसने पोस्ट डिलीट कर दी। रॉस ने गहरी सांस ली। उसे लगा मामला यहीं खत्म हो गया है। उसने खुद को समझाया कि शायद ये पोस्ट बस एरिका के कुछ दोस्तों ने ही देखी होगी और वो भी इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन इस घटना ने जूलिया और रॉस के रिश्ते में गहरी दरार डाल दी। जूलिया अब साफ थी, या तो वेबसाइट बंद करो या फिर मैं चली जाऊंगी। रॉस ने फैसला कर लिया। उसने जूलिया को छोड़ दिया, लेकिन सिल्क रोड को नहीं छोड़ा। अब वो पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया था। उसके दिमाग में लगातार यही डर घूमता रहता। जूलिया और एरिका उसके राज को जानती थीं और अब दोनों ही उससे दूर थीं। इस तनाव और डर के बीच रॉस ने देश छोड़ने का फैसला किया। वो ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, श्रीलंका और एशिया के कई देशों में घूमता रहा, लेकिन चाहे वो कहीं भी जाता, उसका लैपटॉप हमेशा उसके साथ होता। पब्लिक जगहों पर काम करने के लिए वो हमेशा कोनों में बैठता, स्क्रीन को नीचे झुकाकर रखता ताकि कोई भी उसके लैपटॉप पर चल रही सिल्क रोड की गुप्त दुनिया की झलक तक न देख सके। इस दौरान सिल्क रोड तेजी से इंटरनेशनल लेवल पर फैलने लगी। रॉस की कमाई अब करोड़ों में थी, लेकिन जितनी तेजी से वेबसाइट बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उसकी परेशानियां भी बढ़ रही थीं। कभी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो जाती, कभी कोई हैकिंग की कोशिश करता, तो कभी बायर्स और सेलर्स की शिकायतें आती रहती। धीरे धीरे रॉस को समझ आया कि वो अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। अब उसे मदद चाहिए थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी भरोसा किस पर करे। आखिरकार उसे एक आइडिया आया। रॉस ने तय किया कि वो मदद के लिए उन्हीं लोगों को चुनेगा जो सिल्क रोड की कम्युनिटी से हों और उसी की तरह इस सिस्टम पर यकीन रखते हों। उसने वेबसाइट के यूजर्स में से ऐसे 10 लोग चुने जो अपने अपने काम के एक्सपर्ट थे। कोई प्रोग्रामर था, कोई वेबसाइट मैनेजमेंट में माहिर था, तो कोई कस्टमर सपोर्ट का प्रो। इन सब की पहचान गुप्त थी। न कोई असली नाम जानता था, न कोई चेहरा। बस हर कोई अपना काम करता और रॉस उन्हें अच्छा पेमेंट देता। ये लोग भी उसी फ्रीडम के आइडिया पर यकीन रखते थे जिस पर रॉस चलता था। सबको लगता था कि वो जो कर रहे हैं उससे सिस्टम बदल सकता है। वेबसाइट अब सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं थी। सिल्क रोड पर हैकिंग सर्विसेज, चोरी के क्रेडिट कार्ड, नकली पासपोर्ट, फेक आईडी, जाली नोट और यहाँ तक कि हथियार तक बिकने लगे थे। अब ये एक ऐसा मार्केट बन चुका था जहाँ वो सब मिलता था जो कानून के हिसाब से मना था। इसी बीच रॉस की मुलाकात एक नए इंसान से हुई जिसका यूजर नेम था वेरिटी जोन्स। ये आदमी धीरे धीरे रॉस का सबसे भरोसेमंद साथी और दाहिना हाथ बन गया। जूलिया अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। उसके पास बस ये वर्चुअल दुनिया ही बची थी और अब वेरिटी जोन्स उसके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं था, बल्कि ऐसा दोस्त था जो उसकी सोच को समझता था। एक दिन बातचीत के दौरान जोन्स ने कहा, रॉस, हम अब छोटे मोटे डीलर नहीं रहे। सिल्क रोड ने हमें सीधा ड्रग लॉर्ड्स की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। अब FBI और DEA हमें उसी नज़र से देखेंगे जैसे एस्कोबार और एल चापो को देखते थे। रॉस ये सुनकर चुप हो गया।
उसे एहसास हो गया था कि अब ये खेल पहले जैसा आसान नहीं रहा। जोन्स ने फिर एक आइडिया दिया। हमें तुम्हारे लिए एक ऐसा नाम चाहिए जो सिर्फ एक इंसान का न लगे बल्कि एक पूरी टीम का लगे। अगर कभी तुम पकड़े भी गए तो ये कहा जा सके कि ये नाम बस एक टाइटल है। असली इंसान कौन है कोई नहीं जान पाएगा। रॉस को यह बात पसंद आई। उन्होंने एक पुरानी फिल्म के कैरेक्टर का नाम चुना, डर पायरेट रॉबर्ट्स। फिल्म में ये नाम उस पायरेट का था जो अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर देता था। जैसे ही वो रिटायर होता ये टाइटल किसी और को दे देता। यही कॉन्सेप्ट रॉस को भी सूट करता था। अब सिल्क रोड की कम्युनिटी में रॉस को कोई रॉस नहीं कहता था। सबके लिए वो सिर्फ एक नाम था, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, डीपीआर। 2013 तक सिल्क रोड एक वर्चुअल साम्राज्य बन चुकी थी। सिर्फ 2 सालों में वेबसाइट के यूजर्स 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गए थे। साइट पर हुए ट्रांजैक्शंस का वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा था। रॉस की पर्सनल फॉर्च्यून भी $100 मिलियन से ऊपर पहुंच गई थी, और ये शायद इससे भी ज्यादा थी क्योंकि उसका ज्यादातर पैसा बिटकॉइन में था, जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे सिल्क रोड का साइज बढ़ रहा था वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे थे। यूएस अथॉरिटीज अब पूरी तरह एक्टिव हो गई थी। उन्होंने नोटिस किया कि पोस्टल सर्विस के जरिए ड्रग्स से भरे पार्सल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कई पार्सल पकड़े जा रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बिना रोके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे थे। अब एफबीआई और डीए दोनों ने ये केस अपने हाथ में ले लिया। दोनों एजेंसियों ने ठान लिया था कि सिल्क रोड को किसी भी हाल में खत्म करना है। लेकिन तभी जांच एक नए मोड़ पर आ गई। आईआरएस एजेंट गैरी अल्फोर्ड ने बाकी एजेंसियों से अलग सोच अपनाई। जहां सब लोग सिल्क रोड के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में फंसे हुए थे, गैरी ने मान लिया कि बिटकॉइन को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। तो उसने एक और रास्ता चुना। रॉस को पकड़ने का तरीका ये नहीं कि उसके पैसों को ट्रैक किया जाए, बल्कि उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स ढूंढो। गैरी ने खुद से एक सवाल किया, अगर ये वेबसाइट डार्क वेब पर है तो लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला? ये साफ था कि रॉस ने ये साइट अपने दोस्तों या फैमिली में तो प्रमोट नहीं की होगी। तो फिर जवाब एक ही बचा, सिल्क रोड का पहला प्रमोशन जरूर इंटरनेट के किसी फोरम पर हुआ होगा। गैरी ने गूगल खोला और सिल्क रोड को सर्च करना शुरू कर दिया। उसने सर्च रिजल्ट्स को सिर्फ 2011 की शुरुआत तक लिमिट कर दिया, वही वक्त जब सिल्क रोड पहली बार लॉन्च हुई थी। उसका टारगेट साफ था, उसे उस पहले इंसान को ढूंढना था जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले सिल्क रोड का जिक्र किया था। रिसर्च करते करते गैरी को एक फोरम मिला, श्रूमरी। ये फोरम ड्रग्स और मैजिक मशरूम पर डिस्कशन के लिए मशहूर था। गैरी ने इसे ध्यान से खंगालना शुरू किया। यहीं पर उसे एक यूजर नेम मिला, ऑल्टॉयड। ऑल्टॉयड ने एक पोस्ट डाली थी, I came across a website called Silk Road on the dark web. It claims that everyone can buy and sell anything anonymously. I want to buy from it and I want to know if someone will recommend it. इस पोस्ट में सिल्क रोड का लिंक भी था। गैरी के लिए ये एक बड़ी खोज थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम यूजर नहीं हो सकता। ये तो वेबसाइट को प्रमोट करने का तरीका लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रॉस ने साइट के शुरुआती दिनों में किया था। ये गैरी की पहली बड़ी लीड थी। जबकि एफबीआई और डीईए अब भी अंधेरे में थी, गैरी के पास एक ऐसा धागा था जो सीधे रॉस तक जा सकता था। उसने ठान लिया अब वो इस ऑल्टॉयड की असली पहचान निकालेगा। गैरी ने फोरम्स पर उसकी बाकी पोस्ट्स भी खंगालनी शुरू कर दी। एक के बाद एक उसे कई पोस्ट्स मिली और सब में एक ही पैटर्न था, ऑल्टॉयड बड़ी चालाकी से सिल्क रोड को प्रमोट कर रहा था। लेकिन असली दिक्कत ये थी, गैरी के पास अभी तक सिर्फ एक यूजर नेम था, कोई असली पहचान नहीं। वो सोच रहा था आखिर इस ऑल्टॉयड नाम के पीछे छुपे हुए शख्स तक पहुंचा कैसे जाए। और तभी किस्मत ने गैरी का साथ दिया। उसे उसी यूजर नेम से एक नई पोस्ट मिली, लेकिन यह पोस्ट बाकी पोस्ट से अलग थी। इस बार ऑल्टॉयड ने लिखा था, मैं एक नई कंपनी के लिए बिटकॉइन ट्रांजैक्शन संभालने वाला प्रोफेशनल डेवलपर ढूंढ रहा हूं। और पोस्ट के नीचे ऑल्टॉयड ने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल दी, rosselbricht@gmail.com। गैरी की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही ब्रेक थ्रू था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ये ईमेल गूगल पर सर्च किया। रिजल्ट्स में जो सामने आया उसने गैरी के शक को और मजबूत कर दिया। उसे रॉस का लिंक्डइन प्रोफाइल मिला, जहां रॉस सरकार के खिलाफ पोस्ट डाल रहा था और खुलकर फ्रीडम की बात कर रहा था। ये वही सोच थी जो सिल्क रोड के मास्टरमाइंड से मेल खाती थी। गैरी यहीं नहीं रुका, उसने और गहराई में खोज की और रॉस का यूट्यूब चैनल मिला, जहां वो इसी तरह की आज़ादी और एंटी गवर्नमेंट आइडियाज़ पर वीडियो अपलोड कर रहा था। इतना ही नहीं, गैरी को एक और अहम सुराग मिला। स्टैक ओवरफ्लो नाम की साइट पर
रॉस ने एक सवाल पूछा था। सवाल था टॉर ब्राउज़र के बारे में, और टॉर वही टेक्नोलॉजी थी जो सिल्क रोड को डार्क वेब पर जिंदा रखती थी। अब भी गैरी के पास कोई सीधा सबूत नहीं था, लेकिन अब उसके पास इतना कुछ था कि वो यकीन के साथ अपनी टीम को बता सके। गैरी इतना उत्साहित था कि अगले ही दिन IRS के ऑफिस पहुंचा और अपने साथियों को सब कुछ बता दिया। लेकिन वहां किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सबका कहना था, अगर FBI और DEA महीनों से इस शख्स को नहीं पकड़ पाए तो तुम जैसे एक टैक्स एजेंट ने सिर्फ गूगल सर्च से ये कैसे कर लिया। गैरी बस मुस्कुराया और बोला, तुम लोग तब मानोगे जब मैं ये जानकारी FBI को दूंगा और वो खुद कहेंगे कि ये सही है। लेकिन गैरी को नहीं पता था कि FBI पहले ही इस केस में एक बड़ी प्रगति कर चुकी थी। FBI ने सिल्क रोड के सर्वर का IP एड्रेस ट्रेस कर लिया था। IP एड्रेस यानी वो नंबर जिससे किसी सर्वर की लोकेशन और पहचान का पता चलता है। लेकिन ये कैसे हुआ? टॉर ब्राउज़र तो बार बार लोकेशन बदल देता है, जिससे ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन हो जाती है। इस पर कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि ये जानकारी NSA ने दी थी, वही एजेंसी जो अपने ग्लोबल मास सर्विलांस प्रोग्राम के लिए बदनाम है, जहां आम लोगों की प्राइवेसी तक खतरे में पड़ जाती है। एडवर्ड स्नोडन, जिसने NSA के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करके दुनिया को हिला दिया था, उसका भी कहना था कि NSA ने गैर कानूनी तरीके से सिल्क रोड का सर्वर ट्रेस करके ये जानकारी FBI को दी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का आधिकारिक बयान अलग था। उनका कहना था कि सिल्क रोड के कोड में गलती थी। क्योंकि रॉस कोई एक्सपर्ट डेवलपर नहीं था, उसने शायद ऐसी चूक कर दी जिससे सर्वर का IP लीक हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर ये गलती इतनी सीधी थी तो FBI को इसे पकड़ने में इतना समय क्यों लगा? जो भी सच हो, अब FBI के पास वो IP एड्रेस था। पता चला सर्वर आइसलैंड में है। FBI ने तुरंत वहां की लोकल अथॉरिटीज से संपर्क किया। उन्होंने चुपचाप सर्वर को पूरी तरह एक्सेस कर लिया और उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब FBI पूरी तरह आश्वस्त थी, रॉस उल्ब्रिच ही असली टारगेट है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। रॉस को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास था एक ऐसा लैपटॉप जिसमें सिल्क रोड के सारे सबूत मौजूद थे। और अगर रॉस को अचानक गिरफ्तार किया जाता तो वो 1 सेकंड में लैपटॉप बंद कर सकता था, और एक बार लैपटॉप लॉक हो जाता तो सारी फाइलें एनक्रिप्ट हो जाती और फिर उन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से FBI ने एक ऐसा प्लान बनाया जो बेहद खतरनाक और नाजुक था। उन्हें रॉस को ऐसे पकड़ना था कि उसका लैपटॉप खुला रहे और वो कुछ भी करने का मौका ना पाए, क्योंकि अगर रॉस ने जरा सा भी शक किया और लैपटॉप बंद कर दिया तो केस हाथ से निकल जाता। रॉस उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में रह रहा था। वो अक्सर लोकल लाइब्रेरी जाकर काम करता था और FBI ये बात अच्छे से जानती थी। एजेंट्स महीनों से उसके मूवमेंट्स पर नजर रख रहे थे। अब बस सही वक्त का इंतजार था। प्लान तय हो चुका था। रॉस को वहीं पकड़ा जाएगा जहां वो सबसे ज्यादा रिलैक्स रहता है, लाइब्रेरी। FBI ने एक अंडरकवर टीम बनाई। प्लान किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। एक एजेंट रॉस के पास जाकर बैठेगा, बाकी एजेंट्स लाइब्रेरी के चारों तरफ फैले रहेंगे। जैसे ही रॉस सिल्क रोड में लॉगिन करेगा, सिग्नल मिलेगा और ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2013 की सुबह रॉस हमेशा की तरह एक साइबर कैफे पहुंचा, लेकिन वहां भीड़ थी तो वो पास की सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी शांत थी। रॉस को एक कोना मिला जहां वो आराम से बैठ गया। उसने लैपटॉप खोला, टॉर ब्राउज़र ओपन किया और सिल्क रोड के एडमिन पैनल में लॉगिन कर लिया। रॉस को नहीं पता था कि उसी वक्त लाइब्रेरी के हर कोने में FBI के अंडरकवर एजेंट्स मौजूद थे। फिर हुआ वो ट्रिक जिसका इंतजार था। 2 एजेंट्स ने जानबूझकर उसके पास ही झगड़ते हुए कपल का नाटक किया। तेज आवाज सुनकर रॉस ने खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखा। बस यही पल चाहिए था। एक एजेंट ने झटपट आगे बढ़कर रॉस का लैपटॉप पकड़ लिया। रॉस ने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी बाकी एजेंट्स भी वहां पहुंच गए। कुछ ही सेकंड्स में रॉस चारों तरफ से घिर चुका था और फिर वो पकड़ा गया। जैसा FBI चाहती थी, रॉस का लैपटॉप खुला हुआ था। उसमें सिल्क रोड का एडमिन पैनल साफ दिखाई दे रहा था। उस लैपटॉप में FBI को सिर्फ सिल्क रोड के मैनेजमेंट की डिटेल्स ही नहीं मिली, बल्कि हजारों चैट लॉग्स और मैसेज भी मिले जो रॉस और उसकी टीम के बीच हुई हर बातचीत को साबित कर रहे थे। रॉस को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद FBI ने उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा और वहां से कई अहम सबूत बरामद किए। ये ऑपरेशन इतिहास के सबसे सटीक और हाई प्रोफाइल साइबर अरेस्ट्स में से एक बन गया। रॉस के लैपटॉप से मिले सबूत चौंकाने वाले थे। उसमें उसकी रोजमर्रा की सारी गतिविधियां दर्ज थीं। वो कौन से काम करता था,
वेबसाइट के किन हिस्सों को मैनेज करता था और किन लोगों से बात करता था। हजारों चैट मैसेज और बातचीतें मिली जो उसने अपनी टीम के साथ की थी। यही टीम सिल्क रोड को चलाने में उसकी मदद कर रही थी। रॉस की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में फैलते ही सब हैरान रह गए। एक साधारण सा दिखने वाला, चुपचाप रहने वाला लड़का दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग वेबसाइट का मास्टरमाइंड निकला। यह सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। रॉस के परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उनका कहना था कि उनका बेटा बेगुनाह है और किसी ने उसे फंसाया है। उनका मानना था कि शायद रॉस ने वेबसाइट बनाई हो, लेकिन वह इसे चला नहीं रहा था। वे कहते रहे कि इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रॉस का इस्तेमाल किया। लेकिन एफबीआई के पास पक्के सबूत थे। रॉस के लैपटॉप से उन्हें 2 भ्रष्ट डीईए, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट्स के बारे में जानकारी मिली। इन एजेंट्स ने अपनी सरकारी पोजीशन का फायदा उठाकर सिल्क रोड से पैसे चुराए और उन्हें अपने बिटकॉइन वॉलेट में डाल लिया। एफबीआई को रॉस के चैट रिकॉर्ड्स में एक नाम मिला, कार्ल फोर्स। ये वही डीए एजेंट था जिसने सिल्क रोड पर नोब नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था। नॉब ने रॉस से चैट शुरू की और उससे कहा कि वह एक करप्ट डीईए एजेंट को जानता है जो केस से जुड़ी गुप्त जानकारी दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे पैसे चाहिए होंगे। रॉस को नहीं पता था कि नॉब असल में कार्ल फोर्स ही है। रॉस ने डील मान ली। इसके बाद कई महीनों तक कार्ल फोर्स रॉस को केस से जुड़ी जानकारी देता रहा और रॉस उसे बिटकॉइन में पैसे भेजता रहा। इस दौरान रॉस ने कार्ल को $7,50,000 से ज्यादा दे दिए। इसी बीच इस कहानी में एक नया किरदार सामने आया, कुर्टिस ग्रीन। कर्टिस सिर्फ वेबसाइट का एडमिन ही नहीं बल्कि ड्रग्स का यूजर भी था। वह अक्सर सिल्क रोड से ड्रग्स मंगवाता रहता था। एक दिन उसने कोकीन ऑर्डर की थी, लेकिन उससे पहले कि वह उसे इस्तेमाल कर पाता, अचानक पुलिस और डीईए एजेंट्स ने उसके घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। रॉस ने नोटिस किया कि कर्टिस अचानक गायब हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुर्टिस के साथ क्या हुआ। फिर कुछ ही समय बाद रॉस को पता चला कि वेबसाइट के इंटरमीडिएट अकाउंट से करीब $3,50,000 गायब हो गए हैं। यह अकाउंट एस्क्रो सिस्टम की तरह था जिसमें कस्टमर का पैसा तब तक रखा जाता था जब तक उनका ऑर्डर डिलीवर ना हो जाए। उसके बाद वेबसाइट अपनी कमाई काटकर बाकी पैसा सेलर को भेज देती थी। कर्टिस के पास एडमिन एक्सेस थी और रॉस उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। इसलिए जब कर्टिस गायब हुआ और उसी समय पैसे भी गायब हो गए, रॉस ने तुरंत मान लिया कि कर्टिस ने उसे धोखा दिया है और पैसे लेकर भाग गया है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। असल में पैसे कुर्टिस ने नहीं बल्कि एक करप्ट डीए एजेंट शॉन ब्रिजेस ने चुराए थे। शॉन वही एजेंट था जो कुर्टिस को गिरफ्तार करने वाली टीम का हिस्सा था। गिरफ्तारी के बाद उसने कुर्टिस का लैपटॉप सबूत के तौर पर अपने कब्जे में लिया और चुपके से कुर्टिस के सिल्क रोड एडमिन अकाउंट में लॉगिन कर गया। फिर उसने उस अकाउंट से $3,50,000 के बिटकॉइन अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए। क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं किए जा सकते थे, शॉन को पूरा यकीन था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अब तक हमारे पास 2 करप्ट डीईए एजेंट थे, कार्ल फोर्स और शॉन ब्रिजेस, जो अलग अलग तरीकों से अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर रॉस से लाखों डॉलर चुरा रहे थे। दूसरी तरफ रॉस अब भी यही सोच रहा था कि कर्टिस ने उसके $3,50,000 चुराए हैं। वह इतना गुस्से में था कि उसने पहले सोचा किसी को हायर करके कर्टिस को ढूंढे और उससे पैसे वापस ले आए। लेकिन जब उसने अपने दोस्त वैरायटी जोन्स से यह बात की तो जोन्स ने उसे समझाया कि सिर्फ पैसे वापस लेने से कुछ नहीं होगा, रॉस को अपनी ताकत दिखानी होगी। जोन्स ने कहा कि रॉस को कर्टिस को खत्म करने के लिए किसी को हायर करना चाहिए ताकि कोई उसे हल्के में न ले सके। रॉस यह सुनकर मान गया और उसने सिल्क रोड पर एक पोस्ट डाली कि वह एक हिटमैन की तलाश में है जो कुर्टिस को ढूंढ कर मार दे। यहीं पर भ्रष्ट डीए एजेंट कर्ल फोर्स, जो वेबसाइट पर नोब नाम से एक्टिव था, सामने आया। नोब ने इसे पैसे कमाने का सुनहरा मौका समझा क्योंकि उसे पहले से पता था कि कर्टिस गिरफ्तार हो चुका है और उसने असल में कुछ नहीं चुराया। नोब ने रॉस से कहा कि वह किसी को जानता है जो यह काम कर सकता है। दोनों के बीच $80,000 की डील हुई। रॉस ने शर्त रखी कि उसे कर्टिस की लाश की तस्वीर चाहिए। नोब ने अपने पद का फायदा उठाकर कस्टडी में मौजूद कुर्टिस को मरे हुए जैसा पोज देने के लिए मजबूर किया। उसने उसकी तस्वीर खींची और रॉस को भेज दी। तस्वीर देखकर रॉस को यकीन हो गया कि कुर्टिस मारा जा चुका है और उसने नोब को पैसे भेज दिए। ये सारी बातें एफबीआई को रॉस के लैपटॉप में मौजूद चैट्स और डेटा से मिली। ये लैपटॉप पूरे केस का सबसे अहम सबूत साबित हुआ। रॉस का ट्रायल फरवरी 2014 में शुरू हुआ और लगभग 1 साल तक चला। इस दौरान रॉस के वकीलों ने पूरी कोशिश की कि कोर्ट को यकीन दिला सकें कि रॉस ही सिल्क रोड का ऑपरेटर नहीं था। रॉस ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि उसने वेबसाइट बनाई थी,
लेकिन उसके मुताबिक ये सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। रॉस का कहना था कि जब वेबसाइट उसके कंट्रोल से बाहर हो गई तो उसने इसे बेच दिया और ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम नए मालिक को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि एफबीआई के पास रॉस और उसके पहले असिस्टेंट वैराइटी जोन्स, असली नाम रोजर क्लार्क, के बीच हुई चैट्स मौजूद थीं। इन चैट्स में साफ लिखा था कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि ऐसा लगे कि वेबसाइट के पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि हकीकत ये थी कि इसका असली मालिक और ऑपरेटर सिर्फ रॉस था। वैराइटी जोन्स को बाद में कनाडा से गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि वेबसाइट पर कई बड़े फैसलों के पीछे रॉजर क्लार्क का ही दिमाग था, जिनमें कुर्टिस ग्रीन को खत्म करने का सुझाव भी शामिल था। रॉस के वकीलों ने यह भी दावा किया कि रॉस के लैपटॉप में मिली फाइल्स और चैट्स किसी ने जानबूझकर डाली हैं ताकि उसे फंसाया जा सके। लेकिन एफबीआई के पास मौजूद सबूत इतने ठोस थे कि यह दलील कहीं टिक नहीं सकी। रॉस का परिवार भी मीडिया इंटरव्यूज में बार बार कहता रहा कि रॉस निर्दोष है और उसे एक बड़े षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उनका परिवार आज भी डोनेशन कैंपेन चलाकर रॉस के केस को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक ये कोशिश नाकाम रही है। आखिरकार कोर्ट ने रॉस को एक ड्रग लॉर्ड की तरह ट्रीट किया, जैसे पाब्लो एस्कोबार या एल चापो को किया जाता है, क्योंकि रॉस ने सिर्फ ड्रग्स नहीं बेचे थे, बल्कि उसने एक पूरी नई ऑनलाइन ड्रग मार्केट प्लेस खड़ी कर दी थी। फैसले का नतीजा बेहद सख्त था। रॉस को 2 बार उम्र कैद की सजा और इसके साथ 40 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई, वो भी बिना पैरोल के। इसका मतलब ये था कि रॉस अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बिताएगा। अब सवाल आता है, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है? दरअसल रॉस पर कई आरोप थे। पहले आरोप में उम्र कैद, दूसरे में 40 साल और तीसरे आरोप में फिर उम्र कैद। यानी अगर भविष्य में किसी एक आरोप से राहत भी मिल जाए तो बाकी की सजा वैसे ही बरकरार रहेगी। कई लोगों का मानना था कि यह सजा जरूरत से ज्यादा सख्त थी और रॉस को ड्रग लॉर्ड की तरह ट्रीट करना गलत था। लेकिन कानून के हिसाब से रॉस को उसकी बनाई हुई दुनिया की सबसे खतरनाक वेबसाइट का मास्टरमाइंड माना गया।